गुड आफ्टरनून। पिछले वीडियो में हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया था। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, प्रोसेस किसे कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक प्रोसेस, सभी प्रोसेसेस को बताया था। साथ ही साथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक कितने लॉज होते हैं? 4 लॉज होते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिक 4 लॉज के बारे में, उन लॉज के आधार पे हम किस कॉन्सेप्ट का अध्ययन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड फ्रॉम द लॉज, फ्रॉम विच लॉज, यानी किस लॉ से संबंधित है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो आप बता सकते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम जो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट देता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी, ये सारी चीज़ें हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मिलती हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी देता है हमको और डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में बताता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने आपको बताया है कि द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम और ए सब्सटेंस, द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे अगर किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी कंसीडर की जाए तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे सिस्टम की एंट्रोपी जो होती है वो जीरो होती है। सारी चीज़ें हमने आपको पीछे के वीडियोस में बताए हैं, बारी बारी से करके हमने 14 वीडियो बनाए हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। पिछले वीडियो में जो जस्ट इसके पहले का वीडियो है उसमें हमने आपको बताया है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी क्या है उसके बारे में हमने आपको बताया था और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके एप्लीकेशन के बारे में बताया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने आपको बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जिसको हम दो प्रकार से जिसके स्टेटमेंट को हम दो प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोनों प्रकार में, एक प्रकार हमने आपको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का बताया था और दूसरे प्रकार में हमने आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आधार पे, जिसमें हमने आपको बताया था कि जब हम किसी सिस्टम को क्यू अमाउंट ऑफ हीट या डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, यदि उस अमाउंट ऑफ हीट को कि कुछ पार्ट को सिस्टम अपनी आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में खर्च होती है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट जो है कन्वर्ट होती है एक्सटर्नल वर्क डन में। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि इफ वी गिव द सप्लाई द डिक्यू अमाउंट ऑफ हीट टू ए सिस्टम, देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन फाइंडिंग बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम के द्वारा जो भी किया गया कार्य या इंटरनल एनर्जी हमको प्राप्त होती है उनको अगर ऐड कर दिया जाए तो सप्लाइड हीट के बराबर होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आधार पर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट प्राप्त करते हैं कि डेल क्यू इज इक्वल टू हमको मिलता है डेल यू बाई डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू के, या इसी को हम इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी के स्मॉल चेंज के लिए कंसीडर करें तो वैल्यू हमको मिलती है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिफरेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। हमने पीछे आपको बताया, इसमें हमने एक चीज़ और भी बताई है कि डी क्यू, डी यू और डी डब्ल्यू, इनको हम सेम यूनिट में, ये जो तीनों क्वांटिटीज़ हैं इनको हम हमेशा एक सेम यूनिट में कंसीडर करेंगे। यानी कि यदि हम अमाउंट ऑफ हीट को कैलोरी में कंसीडर कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी भी को भी हम कैलोरी में लेंगे और वर्क डन को भी कैलोरी में लेंगे। यानी जो भी ये तीनों क्वांटिटी हैं, चाहे वो डी क्यू हो, चाहे डी यू हो, चाहे डी डब्ल्यू हो, यानी कि चाहे अमाउंट ऑफ हीट हो, चाहे इंटरनल एनर्जी हो, चाहे वर्क डन हो, सबको हम सेम क्वांटिटी में कंसीडर करेंगे, यानी सेम यूनिट में कंसीडर करेंगे सारी। अगर हम अमाउंट ऑफ हीट को क्यू को अगर हम मान लेते हैं, क्यू की वैल्यू को हम जूल में कंसीडर करते हैं तो इंटरनल एनर्जी को भी हम जूल में कंसीडर करेंगे, एक्सटर्नल वर्क डन को भी हम जूल में कंसीडर करेंगे। यदि हम अमाउंट ऑफ हीट को यानी क्यू को यदि हम कैलोरीज में कंसीडर करते हैं तो इंटरनल एनर्जी को भी हम कैलोरीज में कंसीडर करेंगे और वर्क डन को भी हम कैलोरी में ही लेंगे। ये सारी चीज़ें आपको न्यूमेरिकली प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी कि न्यूमेरिकली प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तो अमाउंट ऑफ हीट की जो यूनिट हम कंसीडर करते हैं वही यूनिट हमारी किसकी होगी, इंटरनल एनर्जी की भी होगी और वर्क डन की भी होगी। अगर हम किलो कैलोरी कंसीडर कर रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट के लिए तो हमारा जो
इंटरनल एनर्जी होगी वो इंटरनल एनर्जी भी हम किलो कैलोरी में मेजर करेंगे और वर्क डन को भी हम किलो कैलोरी में मेजर करेंगे। अगर किलो जूल में ले रहे हैं तो सबको हम किलो जूल में मेजर करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो तीनों क्वांटिटीज यानी Q, अमाउंट ऑफ हीट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल वर्क डन, इन तीनों क्वांटिटीज को हम सेम यूनिट में मेजर करेंगे। कैलोरी में तो सबको कैलोरी में, जूल में तो सबको जूल में, किलो कैलोरी में तो किलो कैलोरी में और किलो जूल में तो सबको किलो जूल में हम मेजर करेंगे। तो आज हम उसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इंटरनल एनर्जी जो पीछे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, उसी के आधार पे, उसी पर हम एक बेसिक न्यूमेरिकल, उसी के पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम एक दो न्यूमेरिकल आपको कराते हैं। न्यूमेरिकली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज न्यूमेरिकली प्रॉब्लम में कैसे करेंगे, या इंटरनल एनर्जी हम कैसे कंसीडर करेंगे, किस प्रकार से हम इंटरनल एनर्जी को लेंगे, किस पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ये सारी चीजें हमने आपको बताया है। एक कॉन्सेप्ट और भी हमने आपको इंटरनल एनर्जी में बताया था। हमने आपको बताया था कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो होती है, उसके सब्सटेंस की जो इंटरनल एनर्जी होगी सिस्टम में कंटेन जो सब्सटेंस है, जैसे गैसेस सिस्टम आप कंसीडर कर रहे हैं, उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी होगी, गैस उस सब्सटेंस की जो इंटरनल एनर्जी होगी, वो इंटरनल एनर्जी उनकी जो प्रारंभिक यानी कि जो एनर्जी उनकी पहले से होती है, स्वयं की जो एनर्जी होती है, यानी कहने का मतलब सिंपली हमने आपको बताया है कि इंटरनल एनर्जी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के समेशन के इक्वल होती है। या हमने आपको बताया कि जब हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वाइब्रेट करेंगे, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो उनके मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वही इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कही जाती है। जब हम सिस्टम को, जो सिस्टम में वाइब्रेशन के कारण एनर्जी होगी उनकी काइनेटिक एनर्जी, जो सिस्टम में वेलोसिटी के कारण उनकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कही जाएगी। जब हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट प्रोवाइड करते हैं तो सिस्टम क्या है, वो अपने जो सिस्टम यानी जो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स से इंटरेक्ट होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स से बधे होते हैं। तो वो क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, इंटरेक्शन जो उनके बीच का होता है, इंटरनल इंटरेक्शन होता है, उसके विरुद्ध वर्क करते हैं। जो एक्सटर्नल वर्क को करते हैं हीट, अमाउंट ऑफ हीट के कारण, वही उनकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कही जाती है। जो इनकी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट वर्क करती है वो हमारी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कही जाती है। और यही इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का जो समेशन होता है वो इनकी इंटरनल एनर्जी कही जाती है। हमने आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी क्या है, वो एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट्स पे डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन पॉइंट्स एंड स्टेट्स, केवल स्टेट्स पे डिपेंड करेगी। अगर यदि सिस्टम के स्टेट्स में चेंजिंग होगी, सिस्टम के स्टेट्स में चेंजिंग होगी तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। सिस्टम के स्टेट्स में चेंजिंग नहीं होगी तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में बिल्कुल चेंजिंग नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है, वो एक स्टेट फंक्शन है, केवल स्टेट्स पे डिपेंड करेगी, पॉइंट्स पे डिपेंड करेगी। अगर स्टेट्स में चेंजिंग हो रही है, स्टेट्स में चेंजिंग होगी तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। अगर स्टेट्स में चेंजिंग नहीं है, जैसे सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट में है और लगातार इनिशियल स्टेट में बना है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। या यदि हमारा सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाता है और फाइनल स्टेट से पुनः इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है, तो उसका इनिशियल स्टेट ही उसका फाइनल स्टेट भी होगा, यानी उसके स्टेट्स में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। जब स्टेट्स में चेंजिंग नहीं होगी तो इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो इतनी बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या है, वो एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। यदि हमारा कोई सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट जाता है तो इनिशियल से फाइनल स्टेट जाएगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग होगी, बट एट द इनिशियल, चाहे वो इनिशियल से फाइनल स्टेट किसी मान लेते हैं कि पाथ ए से जाता है, तो चाहे पाथ ए से जाए, चाहे पाथ बी से जाए, चाहे पाथ सी से जाए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इंटरनल एनर्जी क्या है कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी, ना कि पाथ पे कि आई ए एफ से जा रहा है, आई बी एफ से, इस प्रकार से नहीं, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। इंटरनल एनर्जी केवल और केवल स्टेट्स पे डिपेंड करती है। अगर उसके स्टेट्स में चेंज नहीं होगी तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है, ठीक। अब यहाँ जो न्यूमेरिकली प्रॉब्लम है, ये आप देखिए इसमें क्या कह रहा है सिस्टम। क्वेश्चन जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको पीछे बताया, सारी चीजें यहाँ यूज होंगी। आप देख, अगर पीछे पढ़े हैं, पीछे के वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर यहाँ नहीं है, आपको नहीं क्लियर है, तो पीछे के वीडियो को आप देखिएगा। वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जो इस न्यूमेरिकली प्रॉब्लम में हम यूज करने वाले हैं।
आपको बताएंगे। बहुत ही सिंपली आपको ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके दिखाते हैं। आसानी से आपको एक प्रोसेस में हम सॉल्व करेंगे तो 2 प्रोसेस आप आसानी से निकाल सकते हैं। हम यहाँ देखिए क्या कहता है सिस्टम। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए मेनली, जब भी न्यूमेरिकली प्रॉब्लम सॉल्व करें आप तो केवल ये ध्यान रखें कि न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या रहा है। जब हम क्वेश्चन के बारे में पूरी तरह से समझ जाएंगे, क्वेश्चन में क्या चीज़ें दी गई हैं और किस चीज़ को हमको निकालना है, अगर हमको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आसानी से हम आंसर को प्राप्त कर सकते हैं कि हमको ये पता चल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते ही हमको ये मालूम हो जाता है कि इसमें हम किस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस कॉन्सेप्ट्स को लगाएंगे कि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए क्लोज सिस्टम कैलकुलेट एंड राइट द मिसिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी निम्नलिखित ये जो टेबल हमारा नीचे दिया गया है इसमें जो प्रत्येक केस हैं ऑफ ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए क्लोज सिस्टम, ये क्लोज सिस्टम के जो प्रोसेसेस दिए गए हैं उनमें प्रत्येक केस का मतलब है प्रोसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया गया है। तो केस क्या है, जैसे इस पॉइंट पे प्रोसेस 1 में उसकी अमाउंट ऑफ हीट क्या है, ठीक है, हीट क्या है या वर्क डन क्या है, इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी क्या है, फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी क्या है या चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, ये सारी चीजें ठीक है ये दी गई है। ठीक है, तो ये जो नीचे टेबल दिया गया है इसमें प्रत्येक केस में जो प्रोसेस हमने क्लोज सिस्टम का एक प्रोसेस कंसीडर किया है, इसमें प्रत्येक केस में जो भी चीजें दी गई हैं, देखा फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए क्लोज सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम के जो प्रोसेसेस दिए गए हैं उसके प्रत्येक केस में यहाँ कह रहा है कैलकुलेट एंड राइट द मिसिंग इन्फॉर्मेशन। उसके प्रत्येक केस में जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं उसमें जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है उनको हमको कैलकुलेट करना है, उनकी गणना करनी है और इस मिसिंग इन्फॉर्मेशन को इस टेबल में हमको लिखना है। यानी जैसे फर्स्ट प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि Q की वैल्यू दी गई है, W की वैल्यू दी गई है, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट हमको पता है, वर्क डन पता है, इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी की वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक, यानी हमको इसी इनिशियल ये जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है, जो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमको नहीं दिया गया, वैल्यू नहीं दी गई, इसी वैल्यू को हमको यानी इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को हमको निकालना है। और आगे देख रहे हैं हम कि फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी दी गई है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमको पता नहीं है। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी मिसिंग इंफॉर्मेशन में है, तो इसको भी हमको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके यहाँ लिखना है। कह रहा है कैलकुलेट एंड राइट द मिसिंग इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन जो भी इसमें यानी कि वैल्यूज हैं जो यहाँ मिस हैं उन वैल्यूज को हमको कैलकुलेट करना है प्रत्येक केस में, कैलकुलेट करके उस मिसिंग इंफॉर्मेशन को यहाँ लिखना है इस टेबल में। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है। ठीक, आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि Q इज द पॉजिटिव when heat is supplied to a system। Q इज पॉजिटिव यानी Q की वैल्यू पॉजिटिव हम कंसीडर करेंगे जब हम हीट सिस्टम को सप्लाइड करेंगे, यानी जब सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे, सिस्टम को बाहर से हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो हम Q को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, और W को पॉजिटिव कब लेंगे, वर्क डन हम पॉजिटिव कब लेंगे, जब हमने आपको बताया है कि वर्क डन हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं जब वर्क डन बाय द सिस्टम यानी सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाएगा, सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाएगा यानी सिस्टम पिस्टन को पीछे धकेलेगा, सिस्टम के द्वारा जो सब्सटेंस सिस्टम में हमने कंटेन किया है वो एक्सपैंड होगा, तो वर्क डन हमारा सिस्टम के द्वारा होगा और वर्क डन हमेशा हम पॉजिटिव क्वांटिटी कंसीडर करेंगे। और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, ऑन द सिस्टम का मतलब क्या है, एक्सटर्नल वर्क डन हम बाहर से कार्य करेंगे, यानी कहने का मतलब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, यानी सिस्टम का या जो सब्सटेंस हमने कंटेन किया हुआ है सिस्टम में लिया हुआ है, सिस्टम का वॉल्यूम जब डिक्रीज करेगा, सिस्टम का वॉल्यूम कॉम्प्रेस होगा, तो वहां पे वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा और वर्क डन को हमेशा हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम जब हम सिस्टम पर कार्य करेंगे तो हमेशा उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम को हीट देंगे तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अगर सिस्टम हीट बाहर प्रोवाइड करेगा यानी सिस्टम हीट को बाहर निकालेगा, सिस्टम हीट को यानी रिमूव करेगा, इनटू से आउट ऑफ सिस्टम करेगा, यानी सिस्टम हीट को अंदर से बाहर की ओर सप्लाई करेगा यानी कि फ्लो करेगा, या कह सकते हैं सराउंडिंग के साथ हीट को सप्लाई करेगा। तो वहां हीट अगर सिस्टम की क्या होगी, सिस्टम हीट बाहर प्रोवाइड करेगा तो हीट क्या होगी, हीट रिमूविंग फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से हीट सप्लाई होगी तो
हीट को हम नेगेटिव क्वांटिटी कंसीडर करें, लेकिन हम सिस्टम को हीट अगर एक्सटर्नल सोर्स के माध्यम से हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे, सराउंडिंग से हीट हम सिस्टम में को प्रोवाइड करेंगे, जब सिस्टम हीट को रिसीव करेगा, सिस्टम हीट को कंसीडर करेगा, रिसीव करेगा, सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो हमेशा हीट हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। और जब सिस्टम हीट को रिजेक्ट करेगा, रिमूव करेगा, तो हीट को हम नेगेटिव क्वांटिटी लेंगे। सारी चीजें हमने पीछे वीडियो में आपको बताई हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि UI and UF refers to the internal energy of system in the initial and final state. UI is the internal energy at initial state and UF is the internal energy at final state. UI represent करता है internal energy initial state में और UF represent करता है internal energy final state में। ठीक है, जब सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल जाता है तो इनिशियल स्टेट पे इंटरनल एनर्जी को हम UI से डिनोट करते हैं और फाइनल स्टेट में हम इंटरनल एनर्जी को UF से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल दीज क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन जूल। ये सभी क्वांटिटीज क्या होंगी, चाहे आप जो भी क्वांटिटीज हैं जैसे Q है, W है, UI, UF या del U, जो भी वैल्यूज हैं वो सब हम किस में लेंगे, जूल में। ऑल दीज क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन जूल, यानी सभी क्वांटिटी जो हैं, जो भी क्वांटिटीज इसमें ली गई हैं उस सबको हम किस में मेजर करेंगे, जूल में। ठीक, नीचे क्वेश्चन में ये टेबल हमको दिया गया। क्वेश्चन के नीचे कह रहा है आउट ऑफ दीज प्रोसेस विच इज एडियाबैटिक, विच वन इज एडियाबैटिक, यानी इन तीनों प्रोसेस में कौन सा ऐसा प्रोसेस होगा, कौन सा एक ऐसा प्रोसेस है जो एडियाबैटिक होगा, ये भी हमको देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्रोसेस में जो केसेस हैं उन केसों में, प्रत्येक प्रोसेस में ये क्लोज सिस्टम के जो प्रोसेसेस हैं इनमें जो प्रत्येक केस में जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है उसको कैलकुलेट करिए और इस टेबल में राइट करिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम जो मिसिंग इंफॉर्मेशन हैं उनको हम कैलकुलेट करेंगे और इस टेबल में राइट करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करना है ये देखेंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं मिसिंग इन्फॉर्मेशन में हमको फर्स्ट प्रोसेस में, जब हम प्रोसेस फर्स्ट में लेंगे तो Q की वैल्यू हमको पता है, W पता है, इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो हमको इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है और उसके बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। इनकी वैल्यू आएगी तो हम इसको कैलकुलेट करके हमको यहाँ लिखना है। ठीक, फिर टेबल में सेकंड प्रोसेस में हम आते हैं। सेकंड प्रोसेस में Q की वैल्यू हमको दी गई है, वर्क डन की वैल्यू नहीं दी गई तो वर्क डन हमको निकालना है, इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी निकालनी है, इधर वैल्यू हमको दी गई। तो हमको ये देखना है कि क्या वैल्यूज हमको दी गई है और कौन सी वैल्यू नहीं दी गई, उसको हम किस फार्मूले से यूज के आधार पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जल्दी हम लेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर हम सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर अगर हम कंसीडर करें तो हम जानते हैं कि dQ इज इक्वल टू होता है du प्लस dW के, या इम्प्लाइज, या हम कह सकते हैं कि dQ ना लेके हम del Q कंसीडर करें फॉर स्मॉल चेंज के लिए कंसीडर करें, इनफाइनाइटली स्मॉल लेंगे तो dQ कंसीडर करते हैं, वैसे हम del U लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम लिख सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है, यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करेंगे और वैल्यूज को हम प्राप्त कर लेंगे, आसानी से हमको वैल्यू मिल जाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल करेंगे और वैल्यू को हम प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं डेल Q इज इक्वल टू हो जाएगा डेल U प्लस डेल W, या इंप्लाइज दैट इधर इसको हम Q लिखें, डेल U को ओपन करें तो हम डेल U को लिख सकते हैं UF माइनस UI, पीछे हमने आपको बताया कैसे लिख सकते हैं, डेल W को हमने W लिख लिया। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब यहाँ से देखिए प्रोसेस फर्स्ट में हमको वैल्यू निकालनी, UI की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम UI की वैल्यू निकालें तो देखिए हमको UF की वैल्यू पता है, W की वैल्यू पता है, UF की वैल्यू पता है, W की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है, आसानी से हम UI की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन का यूज करेंगे फर्स्ट प्रोसेस में। हम देख रहे हैं, देखिए फर्स्ट प्रोसेस में सारी वैल्यूज हमको निकालना क्या है, UI निकालना है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू हमको फर्स्ट प्रोसेस में पता है। W की वैल्यू, हमको W की वैल्यू चाहिए, W की वैल्यू हमको पता है प्रोसेस फर्स्ट में। Q की वैल्यू चाहिए, Q की वैल्यू हमको पता है। ठीक, UF की वैल्यू चाहिए, UF की वैल्यू पता है, हम आसानी से UI की वैल्यू निकाल लेंगे और जब UI की वैल्यू मिल जाएगी तो आसानी से हम डेल U की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप पहले फर्स्ट में फॉर प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस के लिए बात करेंगे। जब आप फॉर प्रोसेस फर्स्ट जो चीज़ें दी गई उसको लिखेंगे हम पहले, हियर गिवन दैट फर्स्ट प्रोसेस में क्या दिया गया है
Q की वैल्यू दी गई है 25 जूल, ठीक है। W की वैल्यू दी गई है -10 जूल, ठीक है। UF की वैल्यू दी गई है -10 जूल, ठीक। UI की वैल्यू नहीं दी गई है, इसको हमको निकालना है, ठीक। और डेल U की वैल्यू भी हमको नहीं दी गई, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। यहाँ UI की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, यहाँ डायरेक्टली हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 से हम प्राप्त करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 है Q इज इक्वल टू UF माइनस UI प्लस W। तो Q की वैल्यू क्या है 25 इज इक्वल टू UF की वैल्यू क्या है -10 माइनस UI हो गया प्लस W की वैल्यू क्या है, W की वैल्यू भी -10 है, तो प्लस माइनस हो जाएगा, -10 हो गया, ठीक है। -UI है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा UI हो गया इज इक्वल टू -10 और -10 हो जाएगा -20 और ये इधर जाएगा -25 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी -45, या इम्प्लाइज दैट कर सकते हैं आप UI इज इक्वल टू होगा -45 जूल। अब हमको UI की वैल्यू मिल गई, UI की वैल्यू मिल गई, तो हमको और कौन सी वैल्यू फर्स्ट प्रोसेस में चाहिए, डेल U की वैल्यू चाहिए, ये भी मिस है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। हेंस यहाँ लिखेंगे 10, डेल U इज इक्वल टू होगा, क्या होता है UF माइनस UI, UF की वैल्यू हमको पता है, UF की वैल्यू -10 हो जाएगा। अब -10 हो गया, यहाँ हो गया UI की वैल्यू भी हमने आपको निकाल के दिखाया -45 है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा +45 प्लस हो जाएगा 45, या इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 35। 45 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा यहाँ से, इम्प्लाइज दैट डेल U इज इक्वल टू आ जाएगा 35 जूल। डेल U की वैल्यू हमको मिल जाएगी 35 जूल। इस प्रकार से हम प्रोसेस फर्स्ट में जो मिसिंग इंफॉर्मेशन थी UI और डेल U की वैल्यू हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम जानते हैं डेल Q इक्वल टू डेल U प्लस डेल W होता है, या इसको अगर हम Q लिख के डेल U को ओपन करेंगे UF माइनस UI हो जाएगा, W को हमने डेल W को W लिख लिया, ठीक है। Q इक्वल टू UF माइनस UI प्लस W होगा, ऐसा भी हम जानते हैं। Q की वैल्यू हमको दी गई है यहाँ से, ठीक ना। हमको UI की वैल्यू चाहिए, तो जो पहले हम फॉर प्रोसेस फर्स्ट की बात करेंगे, तो प्रोसेस फर्स्ट में हमको UI की वैल्यू और डेल U की वैल्यू चाहिए, तो प्रोसेस फर्स्ट में UI और डेल U की वैल्यू इन इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम निकालेंगे। तो प्रोसेस फर्स्ट में हमको क्या क्या दिया गया है, अमाउंट ऑफ हीट दिया गया 25 जूल, वर्क डन दिया गया -10 जूल, UF की वैल्यू हमको दी गई, फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी हमको पता है -10 जूल, और इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी को ज्ञात करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे, जो हमने यहाँ आपको दिखाया, Q इक्वल टू UF माइनस UI प्लस W। इस इक्वेशन को यूज करेंगे आप। Q की वैल्यू हमने रखा 25 इज इक्वल टू UF की वैल्यू -10 हो गया, माइनस UI हो गया, प्लस W की वैल्यू हमने -10 वहाँ मिली है, यहाँ है -10, W की वैल्यू -10 है, तो -10 वहाँ रख दिया आपने, -10 और -10 हो गया -20, और UI को इस साइड ले आएंगे, इसको उस साइड ले -20 -25 इक्वल हो जाएगा -45 के। UI की वैल्यू हमको मिल गई -45 जूल। जब UI यानी इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी मिल गया, तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट में प्रोसेस फर्स्ट में फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी हमको पता है, तो हम आसानी से प्रोसेस फर्स्ट के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, वैल्यू हमको मिल जाएगी 35 जूल। इस प्रकार से जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन हैं उसको हम यहाँ लिख सकते हैं। UI की वैल्यू फॉर फर्स्ट प्रोसेस के लिए हो जाएगा -45 जूल, और डेल U की वैल्यू हो जाएगी 35 जूल के, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रोसेस सेकंड की बात करेंगे। फॉर प्रोसेस सेकंड यहाँ कंसीडर कर लेंगे, फॉर प्रोसेस सेकंड यहाँ से कंसीडर आप करेंगे। प्रोसेस सेकंड में वैल्यू हम निकालेंगे, देखिएगा प्रोसेस सेकंड में जो वैल्यूज दी गए हैं उसको लिखेंगे हम प्रोसेस सेकंड देख रहे हैं, तो प्रोसेस सेकंड में हम क्या देख रहे हैं, फॉर प्रोसेस सेकंड प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि मिसिंग वैल्यूज कौन सी हैं। W की वैल्यू हमको वर्क डन नहीं पता है, और इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी हमको पता नहीं है, ठीक है। फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी हमको पता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता है, और अमाउंट ऑफ हीट पता है, ठीक है। और लेकिन हमको वर्क डन और इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी हमको पता नहीं है।
अब हम यहाँ फार्मूला देख लेते हैं। अगर हम मान लीजिए कि Q की वैल्यू रखते हैं, UF की वैल्यू दी गई है, लेकिन हम I की वैल्यू हमको पता नहीं, तो सबसे पहले हम UI की वैल्यू मिल जाएगी, तो अब इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम UI की वैल्यू निकालेंगे। तो UI की वैल्यू हम आसानी से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। डेल U इक्वल टू UF माइनस UI होता है। इसके आधार पर डेल U की वैल्यू हमको पता है, UF की पता है, तो हम आसानी से UI की वैल्यू निकाल सकते हैं। UI की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ रख देंगे। ठीक, अब हम आसानी से UI की जब वैल्यू मिल जाएगी तो हम आसानी से UF UI Q की वैल्यू मिल जाएगी, तो W की आसानी से वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो सेकंड प्रोसेस में हम देखेंगे क्या क्या दिया गया। हियर गिवन है Q इज इक्वल टू हमको दिया गया है -10 जूल, -10 जूल दिया गया है। W की वैल्यू नहीं दी गई है, हमको निकालना है। UI की वैल्यू भी नहीं दी गई है, इसको भी हमको निकालना है। UF की वैल्यू हमको दी गई है 65 है, 65 जूल। ठीक, और डेल U की वैल्यू हमको पता है, डेल U इज इक्वल टू हमको वैल्यू दी गई है -20 जूल। सिंस यहाँ डायरेक्टली पहले हम UI की वैल्यू निकालेंगे। सिंस हम जानते हैं डेल U इज इक्वल टू होता है UF माइनस UI, या इम्प्लाइज दैट हो जाएगा डेल U इज इक्वल टू UF माइनस UI। UF की वैल्यू यहाँ से, या इम्प्लाइज दैट यहाँ से थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए, हमको UI की वैल्यू चाहिए। ठीक है, UI की वैल्यू नहीं दी गई, UI की वैल्यू निकालना है, तो इसको इस साइड ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। इम्प्लाइज दैट हो जाएगा यहाँ से UI इज इक्वल टू हो जाएगा UF माइनस डेल U। इम्प्लाइज दैट UI इज इक्वल टू UF की वैल्यू हमको दिया गया है। UF की वैल्यू कितनी है 65, यहाँ भी हमने लिख रखी है 65 हो गया। माइनस हुआ डेल U की वैल्यू -20 जूल, माइनस पहले से है और माइनस यहाँ भी है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा 20 इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 85 जूल। यहाँ से UI की वैल्यू हमको मिल गई 85 जूल। अब हम आसानी से UI की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई, तो हम आसानी से W की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखेंगे वर्क डन हमको निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। देखिए UF की वैल्यू पता हो गई, UI की पता हो गई, Q की पता हो गई, तो हम W की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। Q की वैल्यू हमको दी गई है पहले से -10 इज इक्वल टू हो जाएगा UF की वैल्यू 65 माइनस UI माइनस हो जाएगा 85, ठीक, प्लस W। इसको इस साइड कर देंगे। इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा, सबको इधर ले आएंगे, -10 हो गया, -65 हो गया, प्लस 85 हो गया। यहाँ हो जाएगा इज इक्वल टू W के, या इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा W इज इक्वल टू, देखिए -65 -10 ऐड हो जाएंगे -75, 85 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो वैल्यू हो जाएगी 10 जूल। ठीक है, तो W की वैल्यू हमको मिल जाएगी +10 जूल। यानी कहने का मतलब सेकंड प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी होगी इनिशियल स्टेट में होगी 85 जूल, और वर्क डन हमको मिल जाएगा 10 जूल के। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे, इसको यहाँ रख सकते हैं। वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 जूल, और इंटरनल एनर्जी हमारी हो जाएगी 85 जूल। ठीक है, तो मिसिंग इन्फॉर्मेशन को हमने कैलकुलेट किया और उसको वहाँ पे राइट किया। ठीक है, अब यहाँ देखिए सेकंड प्रोसेस में हमको निकालना क्या था, इंटरनल एनर्जी इन इनिशियल स्टेट निकालना था और वर्क डन फाइंड करना था। तो इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम यूज करते तो हमको वर्क डन और इंटरनल एनर्जी दोनों निकालनी थी, तो ये दो वैल्यूज हमको निकालनी थी, इसलिए हम पहले इस फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी को निकाल लेते हैं। हमको फार्मूला पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू होता है फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी माइनस होता है इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमको UI की मिल जाएगी। यहाँ से इसके आधार पर हमने UI इज इक्वल टू निकाला, तो UI मानेंगे फाइनल स्टेट में इंटरनल माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ऑलरेडी हमको दे रखी है, और UF की वैल्यू हमको पता है, आसानी से हम इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को निकालेंगे, 85 जूल हमको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से UF की वैल्यू 65 है, माइनस डेल U की वैल्यू माइनस है, डेल U की वैल्यू -20 जूल है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 20 जूल हो गया, वैल्यू आ जाएगा 85 जूल। इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी हमको मिल गई 85 जूल। अब हम इस वैल्यू को
उठा के इस वैल्यू को लेके हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे और आसानी से हमको वर्क डन मिल जाएगा। तो वर्क डन की वैल्यू हमको चाहिए थी, यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, हम इक्वेशन 1 को यूज करेंगे। क्यू की वैल्यू ऑलरेडी हमको दे रखी है -10 जूल, -10 रखा है, इज इक्वल टू हो गया यूएफ की वैल्यू ऑलरेडी 65 है, 65 हो गई, माइनस यूआई वैल्यू है 85 जूल, तो -85 हो गया, प्लस डब्ल्यू हो गया। डब्ल्यू को इधर रखते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ से हो गया 85, इधर माइनस इधर से इधर गया, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है, तो -65 एंड -10 इज इक्वल टू हो जाएगा -75 प्लस 85 वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 जूल। 85 में से 75 सब्सट्रैक्ट करेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू हमको मिल जाएगी 10 जूल के। तो हमको वर्क डन मिलेगा इन द सेकंड प्रोसेस, वर्क डन इज इक्वल टू होगा 10 जूल के, एंड इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी होगी सेकंड प्रोसेस के लिए क्या होगी, सेकंड प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी हमारी होगी 85 जूल। ठीक है, अब हम थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं। थर्ड प्रोसेस में हम देखते हैं, तो हमने फर्स्ट प्रोसेस में देखा और सेकंड प्रोसेस में देखा, दोनों प्रोसेस में हमको क्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ मिली है। ठीक, दोनों प्रोसेस में हमको क्यू की वैल्यूज पता है, तो जहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट हमको मिलता रहेगा, अमाउंट ऑफ हीट में चेंजिंग होती रहेगी, वहाँ पे हम जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच देयर आर नो फ्लो ऑफ हीट इनटू और आउट ऑफ सिस्टम, या देयर आर नो चेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस। यानी कि एडियाबैटिक वो प्रोसेस है जिसमें चेंज ऑफ हीट यानी हीट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, किसी प्रकार का फ्लो नहीं होता है हीट इनटू और आउट ऑफ सिस्टम। सिस्टम के ना तो अंदर आती है या बाहर की हीट ना तो सिस्टम के अंदर जा सकती है, ना अंदर की हीट बाहर जा सकती है, यानी कि हीट क्या होगी, टोटली कांस्टेंट होगी, हीट में किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी। बट हम यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट प्रोसेस और सेकंड प्रोसेस में हीट हमको मिल रही है, तो जब हीट मिलती रहेगी यानी अमाउंट ऑफ हीट की वैल्यू हमको प्राप्त होती रहेगी, दैट मीन्स कह सकते हैं कि हीट में हमारी चेंजिंग होगी। जब तक हीट में चेंजिंग होती रहेगी तब तक हमको एडियाबैटिक प्रोसेस प्राप्त नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस हमारे एडियाबैटिक नहीं होंगे। अब हम थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं। अगर थर्ड प्रोसेस में अमाउंट ऑफ हीट की वैल्यू हमको 0 मिलती है, यानी कि चेंज इन हीट की वैल्यू 0 आती है, हीट में किसी भी प्रकार का एक्सचेंजेशन नहीं होता, हीट की वैल्यू हम निकालते हैं, वैल्यू 0 आती है, यानी इनटू और आउट ऑफ सिस्टम, यानी ना तो हम बाहर से हीट कोई प्रोवाइड कर पा रहे हैं या सिस्टम के अंदर, ना सिस्टम के अंदर से हीट को बाहर रिमूव कर पा रहे हैं, यानी सिस्टम ना तो हीट को रिमूव कर रहा है ना तो सिस्टम हीट को रिसीव कर रहा है। तो हीट क्या है, सिस्टम की हीट कांस्टेंट है, और जहां पे हीट कांस्टेंट होगी तो ये हमारा प्रोसेस कैसा होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। यानी एडियाबैटिक प्रोसेस में किसी भी प्रकार के हीट एक्सचेंज यानी किसी भी प्रकार से हीट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो इन दो प्रोसेसेस में हमने देखा, फर्स्ट प्रोसेस और सेकंड प्रोसेस में हीट में चेंजिंग होती है, इसलिए ये प्रोसेस हमारे एडियाबैटिक नहीं होंगे। तो थर्ड प्रोसेस को हम चेक करते हैं। थर्ड प्रोसेस में हम देखते हैं कि थर्ड प्रोसेस में अमाउंट ऑफ हीट की वैल्यू चेंज होती है, यानी कि 0 होती है या कुछ वैल्यू मिलती है। अगर कुछ वैल्यू मिलेगी दैट मीन्स थर्ड प्रोसेस में हमारा एडियाबैटिक नहीं होगा। तो हम लिख देंगे देयर आर नो एनी प्रोसेस विच इज एडियाबैटिक, यानी यहाँ पे कोई भी ऐसे प्रोसेस नहीं है जो कि एडियाबैटिक हो। और अगर थर्ड प्रोसेस में हमको अमाउंट ऑफ हीट क्यू की वैल्यू 0 आती है, दैट मीन्स देयर आर नो फ्लो ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में किसी प्रकार के हीट में यानी हीट फ्लो नहीं हो रहा है, किसी प्रकार के उष्मा में परिवर्तन नहीं है, हीट कांस्टेंट है, हीट चेंज की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स देयर आर नो फ्लो ऑफ हीट टेक्स प्लेस, देन द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस थर्ड इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ऐसा हम कह सकते हैं अगर चेंज ऑफ हीट क्यू की वैल्यू 0 आती है तो। ठीक, देखते हैं हम आगे थर्ड प्रोसेस के लिए जब हम बात करेंगे, थर्ड प्रोसेस में हम कंसीडर कर लेंगे, देखेंगे तीसरा फॉर प्रोसेस थर्ड, यहां लिखेंगे हियर गिवन दैट थर्ड प्रोसेस में Q की वैल्यू नहीं दी गई है, निकालनी है हमको। W की वैल्यू हमको पता है -20 जूल, W की वैल्यू दी गई है। इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी UI की वैल्यू है 80 जूल। ठीक है, UF की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और डेल U की वैल्यू दे रखी है, कितना दिया है 20 जूल। ठीक है, अब हम यहां से सबसे पहले तो हमको UF की वैल्यू चाहिए, क्योंकि UF की वैल्यू जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम इस फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो यहां लिखेंगे सिंस डेल U इज इक्वल टू होगा UF माइनस UI, या इम्प्लाइज दैट UF इज इक्वल टू हो जाएगा डेल U प्लस UI।
ठीक। डेल यू की वैल्यू दी गई है 20 जूल और यू आई की वैल्यू है ऑलरेडी 80 जूल यहाँ लिखा है, तो यू एफ की वैल्यू हो जाएगी 100 जूल। अब जब हमको यू एफ की वैल्यू मिल गई तो हम आसानी से इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके वैल्यू किसकी निकाल सकते हैं, क्यू की निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हेंस दस फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 से हम कंसीडर कर लेंगे क्यू की वैल्यू हमको चाहिए इज इक्वल टू हो जाएगा यू एफ 100 जूल माइनस यू आई की वैल्यू है -80 प्लस डब्लू की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है -20 जूल, तो -20 हो जाएगा। -80 एंड -20 इज ऐड, कितना हो जाएगा, -80 एंड -20 ऐड होके हो जाएगा -100 एंड 100 जूल में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 0। यानी देयर आर नो चेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग या इनटू और आउट ऑफ सिस्टम, हेंस क्यू टेंस टू 0, यानी क्यू की वैल्यू 0 है। फॉर विच क्यू, जब क्यू की वैल्यू 0 है, हमने आपको पहले ही बता रखा है, बता दिया था वीडियो के इसके पहले ही, कुछ देर पहले भी हमने आपको बताया कि फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस में हमने देखा कि क्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ हमको मिलती है, लेकिन अगर हमको थर्ड प्रोसेस में क्यू की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कहेंगे कि देयर आर नो चेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी देयर आर नो हीट फ्लो, यहाँ पे कोई भी हीट में फ्लोइंग नहीं है, हीट फ्लो नहीं कर रहा है, हीट की वैल्यू 0 है। यानी जब हीट की वैल्यू 0 है यानी सिस्टम इनटू और आउट ऑफ सिस्टम किसी भी प्रकार की हीट का यानी एक्सचेंजेशन नहीं हो रहा है, उष्मा किसी भी प्रकार से प्रवाहित नहीं हो रही है। तो जहाँ हीट एक्सचेंज ना हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, यानी हीट हमारी कांस्टेंट हो, हीट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, इनटू और आउट ऑफ सिस्टम किसी प्रकार के हीट में परिवर्तन ना हो, उष्मा में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो सिस्टम हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस में कहा जाता है। तो इसके आधार पे क्यू की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 0, क्यू इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 0 जूल, ठीक है, 0 जूल आ जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हेंस प्रोसेस थर्ड इज एन एडियाबैटिक। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रोसेस थर्ड हमारा क्या है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्योंकि देयर आर नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो हमने आपको तीनों प्रोसेसेस में, प्रोसेस फर्स्ट, प्रोसेस सेकंड, प्रोसेस थर्ड में हमने जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी उसकी वैल्यू निकाली और इसमें राइट किया। तो यहाँ पे हम क्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0 जूल, और यू एफ की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 100 जूल, ठीक है। इस प्रकार से जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने आसानी से कैलकुलेट किया और उसको यहाँ लिख के आपको दिखाया, ठीक। इस प्रकार से हम इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आप आसानी से उन क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी वे में। बस केवल क्वेश्चन को समझना है, उसको पढ़िए, पढ़ के उसको समझिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके आधार पे आप न्यूमेरिकली प्रॉब्लम में फार्मूले को इम्प्लीमेंट करिए, फार्मूले को यूज करिए और आसानी से आंसर को प्राप्त आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में अगर पूछते हैं तो क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी वे में हमने आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो पीछे वीडियो करके आप देख सकते हैं, आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या आगे आपके एक्सरसाइज में अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। केवल आप स्टेप और क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आसानी से स्टेप बाय स्टेप इसको हल करते जाएंगे, क्वेश्चन आपका आंसर देता जाएगा, ठीक है। आसानी से आपको उत्तर मिल जाएंगे। जैसे इसमें कह रहा था कि आउट ऑफ दिस प्रोसेस विच वन इज एडियाबैटिक, यानी इन तीनों प्रोसेस में कौन ऐसा एक है जो एडियाबैटिक होगा। तो हमने तीनों प्रोसेस में देखा कि फर्स्ट प्रोसेस में भी अमाउंट ऑफ हीट की वैल्यू 25 जूल, सेकंड प्रोसेस में -10 जूल, लेकिन थर्ड प्रोसेस में अमाउंट ऑफ हीट की वैल्यू हमको 0 मिलती है। यानी इसमें हम किसी भी प्रकार की हीट को सप्लाई नहीं करते हैं सिस्टम को। जब हीट सप्लाई नहीं करेंगे सिस्टम को तो सिस्टम के हीट में क्या होगी, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जब सिस्टम की हीट में परिवर्तन नहीं होगा तो सिस्टम हमारा किस प्रोसेस में कहा जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। देखिए पिछला क्वेश्चन अभी आपने देखा कि एक टेबल दिया था, टेबल के माध्यम से हमने उसमें आपको दिया गया था कि जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन हैं उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करिए और टेबल में राइट करिए। तो सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई कैसे हमको कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली जो हम
बढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर आधारित है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या पूछ रहा है और किस फार्मूले को हमको यहाँ इम्प्लीमेंट में लेना है, किस फार्मूले को यूज करना है, ये हमको क्लियर पता चल जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन ए सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट आई टू स्टेट एफ इन फिगर यहाँ आपको बगल में दिया गया है। इस डायरेक्शन में हम चलेंगे तो हमारा प्रेशर इंक्रीज करेगा, इस डायरेक्शन में हम चलेंगे तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये हमारा उसका ओरिजिन है जिसको हमने U से डिनोट किया हुआ है। तो फिगर हमारा बना हुआ है, एक सिस्टम है जो कि इनिशियल स्टेट आई से स्टेट एफ में जाता है इन फिगर जैसा कि चित्र में दिख रहा है। वहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि व्हेन ए सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट आई टू स्टेट एफ, यानी जब हम किसी सिस्टम को स्टेट आई से स्टेट एफ के बीच में लेते हैं, जैसा कि फिगर में दिया गया, चित्र में दिया गया है, अलोंग द पाथ आई ए एफ, यानी सिस्टम को हम लेते कहाँ से, इनिशियल स्टेट आई से फाइनल स्टेट एफ के बीच में लेते हैं अलोंग पाथ आई ए एफ से। तो जब हम आई ए एफ के थ्रू लेते हैं तो हमको वैल्यूज दी गई है वहाँ पे, वी फाइंड डी क्यू इक्वल टू 50 कैलोरीज, यानी जब हम सिस्टम को आई से एफ पे ले जाते हैं पाथ आई ए एफ के थ्रू, यानी आई से ए से एफ की ओर, इस पाथ से जब हम लेके जाते हैं तो हमको जो हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है सिस्टम को, डी क्यू की वैल्यू देखिए यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं। तो जो हम हीट सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं वो कितनी होती है, 50 कैलोरी हीट हम सिस्टम को देते हैं। तो सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट आई से फाइनल स्टेट एफ में जाता है अलोंग पाथ आई ए एफ, और हमको इस जब पाथ आई ए एफ के थ्रू सिस्टम हमारा मूव करता है, यानी कि जाता है सिस्टम हमारा आई से एफ की एफ पे यानी कि डिस्प्लेस होता है आई ए एफ के थ्रू, तो 20 कैलोरीज वर्क डन फाइंड करता है, यानी 20 कैलोरी वर्क करता है। हमको 20 कैलोरी वर्क फाइंड होता है जब हम डी क्यू यानी कि 50 कैलोरी हीट सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट आई से फाइनल स्टेट एफ में जाता है अलोंग द पाथ आई ए एफ, देन वी फाइंड द एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू 20 कैलोरी। तब हम एक्सटर्नल वर्क डन प्राप्त करते हैं 20 कैलोरी के इक्वल के बराबर। ठीक है, इतना वर्क डन हम प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा है व्हाइल अलोंग द पाथ आई बी एफ, लेकिन जब हम पाथ आई बी एफ से जाते हैं तो हम सिस्टम को हीट कितना प्रोवाइड करते हैं, 36 कैलोरी। यानी कहने का मतलब है कि सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल स्टेट जब आई ए एफ के थ्रू जाता है तो हमको 50 कैलोरी हीट देनी पड़ती है और वर्क डन हमको 20 कैलोरी प्राप्त होता है। लेकिन जब सिस्टम हमारा आई से इनिशियल स्टेट आई से फाइनल स्टेट एफ में जाता है अलोंग द पाथ आई बी एफ, देन वी गिव द हीट टू द सिस्टम ओनली 36 कैलोरी, यानी केवल 36 कैलोरी 36 कैलोरी हीट हम सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं और सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंच जाता है अलोंग द पाथ आई बी एफ। ठीक, और हमको वर्क डन जो मिलता है वो 20 कैलोरी मिलता है। ठीक, यानी जब हम आई ए एफ के थ्रू जाते हैं तो हम 50 कैलोरी हीट सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं तो हमको 20 कैलोरी वर्क डन प्राप्त होता है। लेकिन जब हम आई से एफ पे आई बी एफ पाथ से जाते हैं तो हमको 36 कैलोरी हीट ही प्रोवाइड करना पड़ता है और सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट आई से फाइनल स्टेट एफ में पहुंच जाता है। ठीक, यानी आई ए एफ से जाने पे हमको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, जबकि आई बी एफ के माध्यम से इनिशियल स्टेट से सिस्टम हमारा फाइनल स्टेट में जाता है आई बी एफ के थ्रू, तो हमको हीट कम प्रोवाइड करनी पड़ती है। 36 कैलोरी हीट ही हम प्रोवाइड करते हैं, सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल पहुंच जाता है। आगे कह रहा है इफ़ यू आई इज इक्वल टू 10 कैलोरीज, यानी इस पूरे प्रोसेस में यदि इंटरनल एनर्जी जो हमारी है यू आई का मतलब कि आई स्टेट पे जब सिस्टम हमारा होता है तो इस स्टेट पे जो उसकी इंटरनल एनर्जी वो 10 कैलोरी है। ठीक, तो आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज यू एफ, यानी तब एफ पे जब सिस्टम हमारा पहुंचेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स करती है स्टेट्स पे। तो स्टेट्स यहाँ आई से चेंज होके क्या हो जाता है, एफ हो जाता है। जब स्टेट हमारा आई से एफ पे पहुंच गया, यानी सिस्टम हमारा आई से एफ पे पहुंचता है तो उसके स्टेट्स में चेंजिंग होंगी, तो जाहिर सी बात है उसकी इंटरनल एनर्जी बदलेगी। तो यू एफ की कितनी वैल्यू जब सिस्टम हमारा पॉइंट एफ पे पहुंचेगा, स्टेट एफ में पहुंचेगा, तो उस पॉइंट पे उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, ये पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितनी वैल्यू होगी, व्हाट इज द यू एफ। ठीक, अब यहां ध्यान दीजिए, सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल चाहे आई ए एफ से जाए चाहे आई बी एफ से जाए, एफ पॉइंट पे उसकी इंटरनल एनर्जी जो आई ए एफ के थ्रू होगी वही इंटरनल एनर्जी आई बी एफ के थ्रू भी
होगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम को हमने आपको बताया कि सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल स्टेट फंक्शन है, केवल स्टेट्स पे डिपेंड करेगी, पॉइंट्स पे डिपेंड करेगी, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। सिस्टम हमारा आई से एफ पे पहुंचेगा, चाहे वो आई ए एफ के माध्यम से एलॉन्ग द पाथ आई ए एफ से जाए, चाहे पाथ आई बी एफ से जाए, चाहे डायरेक्ट पाथ आई से एफ की ओर चला जाए, तो अब उसके स्टेट्स में यानी चेंजिंग अगर हो रही है तो हमको इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग मिलेगी। पाथ दूसरा होगा, जैसे आई ए एफ से जाएगा तो ऐसा नहीं है कि एफ पे इंटरनल एनर्जी दूसरी होगी, जब आई बी एफ से जाएगा तो इंटरनल एनर्जी एफ पे दूसरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जो इंटरनल एनर्जी आई ए एफ के थ्रू मिलेगा वही इंटरनल एनर्जी हमको एफ पॉइंट पे यू एफ की वैल्यू हमको वही मिलेगी आई बी एफ के थ्रू भी, और वही वैल्यू हमको आई टू एफ भी मिलेगी। यानी सिस्टम हमारा आई से एफ पे जाएगा तब जो वैल्यू आएगी, आई ए एफ के माध्यम से जाएगा तब जो वैल्यू आएगी, या पाथ आई बी एफ से जाएगा एफ पॉइंट पे जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू होगी वो सेम होगी। यानी ऐसा नहीं है कि यू एफ की वैल्यू along the path IAF is different and along the path IBF is different. UF is the same value, यानी F के पॉइंट पे F स्टेट्स में इंटरनल एनर्जी वही होगी, चाहे वो सिस्टम हमारा चाहे जिस पाथ से होते हुए इन फाइनल स्टेट एफ में आए, चाहे आई ए एफ से होते हुए आए, चाहे आई बी एफ से होते हुए जाए, चाहे डायरेक्ट आई से एफ पे जाए, उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इंटरनल एनर्जी उसकी इनिशियल स्टेट आई में जो है वही रहेगी और फाइनल स्टेट एफ में जो है वही रहेगी। यानी इंटरनल एनर्जी पाथ डिपेंडेंट नहीं होती है, ये हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन स्टेट्स एंड पॉइंट्स, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, ये केवल स्टेट्स पे डिपेंड करती है, पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। अगर इसके स्टेट्स में चेंजिंग होगी, सिस्टम के स्टेट्स में चेंजिंग है तो इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग होगी। पाथ चाहे जिस पाथ से, चाहे आई ए एफ से सिस्टम आई से इनिशियल स्टेट आई से एफ पे सिस्टम हमारा गया तो इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग होगी, और जो पॉइंट एफ पे जो हमारा इंटरनल एनर्जी होगी वही वैल्यू रहेगी। चाहे हम आई ए एफ से होके यहाँ पहुँचें तब भी इंटरनल एनर्जी एफ पॉइंट पे वही होगी, चाहे हम आई बी एफ से पहुँचे तब भी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की उतनी ही होगी। समझ में आया कि नहीं? ठीक, वर्क डन हमारा पाथ डिपेंडेंट होता है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होगी, पॉइंट एफ पे इंटरनल एनर्जी, चाहे हम आई ए एफ के थ्रू आएँ चाहे आई बी एफ के थ्रू आएँ, यू एफ की वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, तो हमको यू एफ की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम यू एफ की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक, तो यू एफ की वैल्यू कैसे निकल सकती है? यू एफ की वैल्यू हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट डी क्यू इज इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी यू की वैल्यू हम जानते हैं डी यू इज इक्वल टू होता है यू एफ माइनस यू आई, और उसके आधार पे हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। यू एफ माइनस यू आई के आधार पे हमको वैल्यू मिल जाएगी। देखिएगा यहाँ से आके पहला, सबसे पहले हम जो वैल्यूज दी गई हैं उसको लिखेंगे। गिवन दैट दिया गया है सॉल्यूशन में, डायरेक्टली हम वैल्यू को लिखेंगे, देखेंगे। गिवन दैट दिया गया है, जो वैल्यूज दी गई यहाँ पे उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक ना। यू आई इज इक्वल टू हमको वैल्यूज दी गई हैं, यू आई इज इक्वल टू दिया गया है 10 कैलोरीज, ठीक। यू आई इज इक्वल टू दिया गया है 10 कैलोरीज। क्यू डी क्यू लिखिए, चाहे क्यू लिख सकते हैं यहाँ। क्यू इज इक्वल टू हम मानते हैं 50 कैलोरीज दिया गया है, ठीक। डब्लू की वैल्यू हमको दी गई है, डब्लू इज इक्वल टू 20 कैलोरीज लिख लेंगे यहाँ से, ठीक। ये किसके लिए दिया गया है? फॉर पाथ आई ए एफ, यहाँ लिखेंगे फॉर पाथ आई ए एफ, आई ए एफ के लिए दिया गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू एफ? तो सबसे पहले हम यू एफ की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे हम जानते हैं डी क्यू इज इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, या इम्प्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू हम कंसीडर करें डी यू को लिख सकते हैं आप डेल यू की वैल्यू हम जानते हैं यू एफ माइनस यू आई प्लस डी डब्ल्यू को हम डायरेक्टली डब्ल्यू भी लिख सकते हैं।
इस प्रकार से हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू हो जाएगा UF माइनस UI प्लस W। पीछे हमने आपको दिखाया है, इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकते हैं, नहीं भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हम आसानी से UF की वैल्यू हमको चाहिए, Q की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, W की वैल्यू दी गई है, UI की वैल्यू दी गई है, तो UF की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं। रखेंगे यहाँ से Q इक्वल टू हमको दिया गया है 50 कैलोरी इज इक्वल टू हो जाएगा UF की वैल्यू हमको चाहिए माइनस UI 10 कैलोरी दिया गया है, माइनस 10 हो जाएगा प्लस W यानी 20, W की वैल्यू दी गई है, या इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा UF इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इन माइनस 10 करेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 50 माइनस 10। देखिए 20 माइनस 10 हो जाएगा, 10 आएगा, 10 इधर आएगा, प्लस 10 आएगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू वैल्यू हमको मिल जाएगी 40 कैलोरीज। ये इम्प्लाइज दैट UF की वैल्यू हमको मिल जाएगी 40 कैलोरीज। ठीक, ये हमको मिल गई UF की वैल्यू। सेकंड कह रहा है व्हाट इज द W अलोंग द पाथ IBF। W की वैल्यू IBF के थ्रू क्या होगी ये हम देख लेंगे। यहां से लिखेंगे सेकंड फॉर पाथ IBF के लिए दिया गया है DQ इज इक्वल टू कितना है 36 कैलोरीज। ठीक है, UI की वैल्यू ऑलरेडी 10 कैलोरीज। ठीक, और UF की वैल्यू ऑलरेडी 40 कैलोरीज। जो हमने ऊपर अभी निकाला वही रहेगी, चाहे जिस पाथ से जाएं UF और UI की वैल्यू तो सेम रहेगी, बस वैल्यू चेंज किसकी होगी, DQ की वैल्यू चेंज है, DQ की वैल्यू हमने चेंज कर दिया। ठीक है, अब हमको W की वैल्यू चाहिए, इसी इक्वेशन के आधार पर निकाल सकते हैं। DQ इक्वल टू DU प्लस DW होता है, वैसे भी हम निकाल सकते हैं, और डायरेक्टली हम वैल्यू फार्मूला रख के निकाल सकते हैं। Q बराबर निकालें यहाँ से 10 हम यहाँ से कर सकते हैं। Q इक्वल टू हम जानते हैं Q इक्वल टू होगा UF माइनस UI प्लस W, या इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू हो जाएगा Q माइनस UF प्लस UI। W यहीं रखेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो Q हो गया माइनस UF हो जाएगा प्लस UI, और W की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ठीक, इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ इधर देख लेंगे, ये वैल्यूज यहाँ से आगे इधर लिख देते हैं। W इज इक्वल टू हो जाएगा Q की वैल्यू ऑलरेडी दी गई यहाँ पे 36 कैलोरी, DQ इज इक्वल टू 36 कैलोरी यहाँ दिया गया है, तो हम जनरली Q मान रहे हैं तो Q ही लिखेंगे। Q इज इक्वल टू 36 कैलोरी, तो यहाँ हो जाएगा 36 माइनस UF है, माइनस UF माइनस हो जाएगा 40। ठीक, और प्लस UI है, UI की वैल्यू हो जाएगी प्लस 10। 36 प्लस है और ये प्लस है तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 36 प्लस 10 हो जाएगा 46, माइनस 40 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी W इज इक्वल टू 46 माइनस 40, या इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू आ जाएगा 6 कैलोरीज। दूसरा क्वेश्चन हमारा मिल गया यहाँ से। W की वैल्यू हमको मिल जाएगी 6 कैलोरी के फॉर पाथ IBF। हम जानते हैं Q की वैल्यू होगी 36 कैलोरी। हमने आपको बताया कि पाथ चेंज हो जाएगा तो इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी उसकी 10 कैलोरी, फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी उसकी 40 कैलोरीज होगी। और Q की वैल्यू अलोंग द पाथ IBF हमने बताया आपको, क्योंकि Q यानी अमाउंट ऑफ हीट और वर्क डन, हीट और वर्क डन हमारे पाथ डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए पाथ चेंज हो जाएगा तो हीट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। IBF के थ्रू हीट हो जाएगी 36 कैलोरी, आपने रखा और वैल्यू हमको मिल जाएगी, यानी कि सेकेंड प्रोसेस में जब फॉर पाथ IBF वर्क डन हमारा होगा 6 कैलोरी के इक्वल। ठीक है, इस प्रकार से इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है वो भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, देखेंगे आप। तीसरा क्वेश्चन भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन कह रहा है इफ W इक्वल टू माइनस 13 कैलोरीज अलोंग द कर्व्ड पाथ FI, व्हाट इज द DQ फॉर दिस पाथ। FI के लिए पूछ रहा है। FI यानी जब हम सिस्टम को
एफ से आई की ओर ले आएंगे, यानी एफ से आई पे डायरेक्ट ले आएंगे, एफ से आई पे ले आएंगे। तो यहाँ देखिए सिस्टम की जो इनिशियल स्टेट होगी, ध्यान से समझिएगा, हमको निकालनी है वैल्यू डी क्यू की, डी क्यू फॉर दिस पाथ, यानी डी क्यू की वैल्यू चेंज इन हीट निकालनी है। तो चेंज इन हीट की डब्ल्यू की वैल्यू हमको पता है, हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। हमको यू एफ और यू आई की वैल्यू, पहले प्रोसेस में हमने यहाँ यू एफ की वैल्यू निकाली, यू आई की वैल्यू ऑलरेडी दी रखी है, इसके पहले हमने आपको निकाल के दिखाया है। तो यू एफ और यू आई की वैल्यू हमको मिल जाएगी, इसके आधार पे हम डी क्यू की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, डी क्यू की वैल्यू हमको निकालनी है फॉर पाथ एफ आई के लिए। ध्यान से बात समझिएगा, जैसे हम जानते हैं कि यहाँ से एक सिंपली समझ लीजिए कि जैसे हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होता है फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी की वैल्यू माइनस इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी की वैल्यू, दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे, फाइनल और इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी, तो हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिलेगी। लेकिन फॉर पाथ एफ आई जब कंसीडर करेंगे तो यहाँ जो हमारा एफ पॉइंट होगा ये इनिशियल स्टेट का कार्य करेगा, और आई जो हमारा होगा वो फाइनल स्टेट का कार्य करेगा। तो यहाँ जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप निकालेंगे तो फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट करते हैं तो यू आई माइनस यू एफ कंसीडर करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे थर्ड केस में जब हम यहाँ कंसीडर करेंगे तो यहाँ हम जानते हैं सारी चीजें हमको दी गई हैं। तो थर्ड प्रोसेस में जब हम कंसीडर करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ से देखिएगा, तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे, यहाँ से दिया गया है गिवन दैट W इज इक्वल टू माइनस 13 कैलोरीज। यू आई ऑलरेडी हम जानते हैं कितना होगा 10 कैलोरी, और यू एफ हमारा ऑलरेडी होगा 40 कैलोरीज। हमको निकालना क्या है, हमको डी क्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो हम जानते हैं डी यू इज इक्वल टू डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट लॉ। फ्रॉम फर्स्ट लॉ हम जानते हैं डी क्यू इज इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू के, ठीक ना, डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, या इसको और भी चेंज करें तो हम ऐसे इसको सिंपली लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी यू की वैल्यू, सिंस हम जानते हैं, सिंस यहाँ से हम जानते हैं डी यू इज इक्वल टू होता है यू एफ माइनस यू आई। तो फॉर पाथ एफ आई के लिए जब कंसीडर करेंगे तो डी यू इज इक्वल टू हो जाएगा यू आई माइनस यू एफ। क्यों? क्योंकि जब पाथ एफ आई से हम कंसीडर करेंगे डी एफ हमारा इनिशियल स्टेट हो जाएगा और आई हमारा फाइनल स्टेट होगा। तो फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी में से इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी आप घटाएंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमको मिलेगा, तो यू आई माइनस यू एफ हो जाएगा। तो यहाँ से हमको वैल्यू डी यू की मिल जाएगी, यू आई की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है 10 कैलोरी, माइनस हो जाएगा 40, और वैल्यू हमको मिल जाएगी डी यू इज इक्वल टू माइनस 30 कैलोरीज। ठीक, डी यू की वैल्यू हमको मिल जाएगी माइनस 30 कैलोरी, डी क्यू की वैल्यू हमको निकालनी है, डी डब्ल्यू यानी वर्क डन हमको ऑलरेडी माइनस 13 कैलोरीज पहले से ही दिया गया है। ठीक, तो हम यहाँ से लिखेंगे हैंस डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डी यू की वैल्यू है माइनस 30 कैलोरी, ठीक ना, अब प्लस हो जाएगा डी डब्ल्यू, वर्क डन हमको मिला है माइनस 13 कैलोरी, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 13, और वैल्यू देखिए दोनों सेम साइन है तो आपस में ऐड हो जाएंगे, माइनस 30 माइनस 13 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 43 कैलोरीज। तो डी क्यू की वैल्यू क्या होगी एलॉन्ग द पाथ एफ आई, जब वर्क डन हमको माइनस 13 कैलोरी मिलेगा तो डी क्यू की वैल्यू यानी चेंज इन हीट हमको कितनी मिलेगी माइनस 43 कैलोरी, यानी डी क्यू की वैल्यू हमको माइनस 43 कैलोरीज मिलेगी। इस प्रकार से हमने आपको दिखाया, इस फिगर के माध्यम से हम आसानी से पाथ आई बी एफ के थ्रू हमने वर्क डन आपको निकाल के दिखाया, पाथ आई बी एफ के थ्रू हमने वर्क डन आपको दिखाया, डब्ल्यू एलॉन्ग द पाथ आई बी एफ कितना होगा वो वैल्यू हमने आपको प्राप्त कराई। हमने आपको आई ए एफ के थ्रू या आई बी एफ के थ्रू सिस्टम मारा जाए चाहे जिस पाथ से जाए, लेकिन हमने यू एफ की वैल्यू आपको निकाल के दिखाई। हमने आपको बताया कि इंटरनल एनर्जी हमारा स्टेट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो चाहे जिस प्रोसेस में हो, चाहे जिस पाथ से सिस्टम हमारा कंसीडर किया जाए, वर्क डन हम चाहे जिस पाथ से फाइंड कर रहे हो वहाँ हम इंटरनल एनर्जी जो भी कंसीडर करेंगे वो एक वैल्यू निश्चित रहेगी, यानी जैसे आई पे जो इंटरनल एनर्जी है 10 कैलोरी वही रहेगी, एफ पे जो इंटरनल एनर्जी 40 कैलोरी है वही रहेगी, चाहे हम सिस्टम को आई ए एफ के थ्रू लें चाहे आई बी एफ के
थ्रू लें, समझ रहे हैं ना। तो वर्क डन हमारा पाथ डिपेंडेंट होता है, तो जब हम IBF से हमने वर्क डन फाइंड किया है, या FI से वर्क डन लेंगे तो यह वर्क डन दूसरा होगा, IBF के थ्रू लेंगे वर्क डन दूसरा होगा, IAF के थ्रू लेंगे वर्क डन दूसरा होगा। सिस्टम को IAF के थ्रू ले जाएंगे, हमको अमाउंट ऑफ हीट दूसरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सिस्टम को IBF से ले जाएंगे, दूसरा हीट देना पड़ेगा। I से F ले जाएंगे, अलग हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि हीट और वर्क डन हमारे पाथ डिपेंडेंट होते हैं, और लेकिन जो हमारा इंटरनल एनर्जी होती है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होती है। तो हीट और वर्क डन पाथ के चेंज होने पे चेंज हो सकते हैं, लेकिन इंटरनल एनर्जी पाथ के चेंज होने पे चेंज नहीं होगी। इस प्रकार से हमने आपको दिखाया कि जब कोई सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाता है अलॉन्ग द पाथ IAF या पाथ IBF के थ्रू, तो UF की वैल्यू क्या होगी, या W की वैल्यू क्या होगी IBF के थ्रू, या DQ की वैल्यू क्या होगी पाथ FI के थ्रू। हमने ये सारी वैल्यूज आपको दिखाई। हमने यहाँ आपको बताया कि जब हम FI के थ्रू कंसीडर करेंगे तो DU = UI माइनस UF इसलिए करेंगे क्योंकि जब पाथ FI से लेंगे तो F हमारा क्या होगा, सिस्टम का इनिशियल स्टेट कहा जाएगा, I हमारा क्या होगा, फाइनल स्टेट कहा जाएगा। इसलिए जब हम इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग निकालेंगे तो UI माइनस फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो यहाँ F हमारा इनिशियल का कार्य करेगा। F से I के लिए, I से F लेते तो UF माइनस UI करते, लेकिन F से I के लिए लेंगे तो F हमारा इनिशियल हो जाएगा, I हमारा फाइनल होगा। तो फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, इसलिए UI माइनस UF हमने किया है। DU की वैल्यू -30 कैलोरी आ जाएगी, उठा के इक्वेशन में रख देंगे। DQ = हो जाएगा -30, DW वर्क डन हमको मिल रहा है -13 कैलोरी, रख देंगे और आंसर हमको DQ = -43 कैलोरी मिल जाएगा। इस प्रकार से ये न्यूमेरिकली प्रॉब्लम जो आपके इंटरनल एनर्जी पे बेस्ड है या वर्क डन पे यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। केवल क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आसानी से आप हल कर सकते हैं। बस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखिए, और इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी बातों को ध्यान में आप रखेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। बस ये जानना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो भी क्वांटिटीज यूज होंगी, जैसे अमाउंट ऑफ हीट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन वर्क या वर्क डन, जो भी यानी कि Q की वैल्यू, U की वैल्यू और W की वैल्यू जो भी रहेगी वो सेम क्वांटिटी यानी सेम यूनिट में कंसीडर की जाएगी। अगर हम कैलोरी में Q को ले रहे हैं तो हम इंटरनल एनर्जी को भी कैलोरी में लेंगे, वर्क डन को भी कैलोरी में लेंगे। अगर जूल में ले रहे हैं तो सबको हम जूल में कंसीडर करेंगे। बस ये बात ध्यान में रखनी है, और साथ साथ ये भी बात ध्यान में रखनी है कि इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की उसके स्टेट्स पे डिपेंड करती है। जिस स्टेट में, जैसे कि किसी भी पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, पॉइंट्स में अगर चेंजिंग होगी, स्टेट्स में चेंजिंग होगी तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। लेकिन अगर सिस्टम के पॉइंट्स में, स्टेट्स में चेंजिंग नहीं है तो इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। जैसे सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट I से फाइनल स्टेट F में जाता है और पुनः फाइनल स्टेट I से इनिशियल स्टेट I में वापस आ जाता है, फाइनल स्टेट F से इनिशियल स्टेट I में वापस आ जाता है, तो इनिशियल स्टेट I पे उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना परिवर्तन होगा इस पूरे प्रोसेस में? तो इंटरनल एनर्जी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी हमारा सिस्टम स्टार्ट कहाँ से किया? I से, और पुनः हमारा इंटरनल इनिशियल स्टेट भी उसका क्या हो जाएगा? I, और फाइनल स्टेट खत्म कहाँ किया? I पे, तो उसका फाइनल स्टेट भी क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब आप निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो UI माइनस UI = 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी केवल हमारी परिवर्तित तब होगी जब उसके स्टेट्स में चेंजिंग हो या पॉइंट्स में। जैसे I से A पे गया तो इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग होगी क्योंकि पॉइंट्स चेंज हो गए, स्टेट्स चेंज हो गए, ठीक ना। लेकिन अब ये कि एक सिस्टम हमारा I पे था, I पे ही रहे और इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग कितनी हो तो 0 रहेगी। समझ में आया कि नहीं? और भी अगर हम सिस्टम से, जैसे आपसे कहे कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इनिशियल स्टेट में 10 कैलोरी है, फाइनल स्टेट में 40 कैलोरी है, अलॉन्ग द पाथ IAF। यदि सिस्टम हमारा IBF से होके फाइनल स्टेट पे पहुंचता है तो F पे इंटरनल एनर्जी क्या होगी? तो इंटरनल एनर्जी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, चाहे सिस्टम हमारा IA से होके F पे पहुंचे, जो इंटरनल एनर्जी F पे रहेगी वही इंटरनल एनर्जी हमारी तब भी रहेगी जब सिस्टम हमारा यानी I से F पे पहुंचेगा B से होके, और वही इंटरनल एनर्जी हमारी तब भी रहेगी जब सिस्टम हमारा इनिशियल से डायरेक्ट फाइनल स्टेट में पहुंचेगा। तब भी F पॉइंट पे, F स्टेट्स पे इंटरनल एनर्जी उसकी वही रहेगी जो A के थ्रू थी, जो B के थ्रू थी, वही डायरेक्ट के भी थ्रू रहेगी। समझ में आया कि नहीं? यानी पाथ चाहे जो भी हो, पॉइंट्स पे, स्टेट्स में, यानी उसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि सिस्टम हमारा F पे पहुंचता है, चाहे वो
IAF से पहुँचे, चाहे IB से होके पहुँचे, चाहे वो डायरेक्ट पहुँचे, इंटरनल एनर्जी एफ स्टेट में, एफ पॉइंट पे जब पहुँचेगा तो इंटरनल एनर्जी वही होगी जो कि IBF से पर थी, वही उसकी IAF के थ्रू भी होगी, वही I से F पे भी होगी। इतना जानते रहें, ठीक ना। यानी पाथ चाहे जो भी रहे, इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। ठीक, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आसानी से क्वेश्चन को आप हल कर जाएंगे, कोई भी दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आज के वीडियो में इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड ये दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने आपको बताया। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।